हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवम अग्रवाल एंड मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री गुरुजी क्लासेस पर। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल और आज हम अपने चैनल पर लेक्चर्स स्टार्ट करने वाले हैं। लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे हम क्लास 12 से। चैप्टर 1 है हमारा सॉलिड स्टेट। तो देखिए, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है और आपको 100% समझ में आने वाला है। इसके पीछे दो रीज़न है। पहला रीज़न तो ये है कि ये आपका बिल्कुल 3D बेस्ड चैप्टर है, मतलब बहुत इमेजिन करना पड़ेगा आपको और उसको इमेजिन करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आने वाला है, इस बात का आप यकीन रखिए। सेकंड रीज़न ये है, अगर किसी बच्चे के कॉन्सेप्ट वीक हैं, तो भी वो इस चैप्टर को 100% बढ़िया से समझ सकता है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देना चाहता हूँ। देखिए, स्टेट ऑफ मैटर्स आपने 9th क्लास में पढ़ा था। 9th क्लास में आपने क्या पढ़ा था, कितने स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं? 3 स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड स्टेट, सेकंड इज लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। तीनों की अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जनरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सॉलिड स्टेट की जैसे प्रॉपर्टी होती है कि सॉलिड हमारा बिल्कुल रिजिड होता है। गैसियस की प्रॉपर्टी होती है कि गैस हमारी जो है रिजिड नहीं होती है और उसका साइज वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। गैस का, सॉलिड का हमारा साइज वॉल्यूम ज्योमेट्री सब डेफिनेट होती है और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल सॉलिड के जो होते हैं वो हमारे फिक्स होते हैं। लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि लिक्विड हमारा फ्लो कर सकता है। लिक्विड की प्रॉपर्टी सॉलिड और गैस की प्रॉपर्टीज़ के बीच में लाई करती हैं। तो ये तो होती हैं हमारी जनरल प्रॉपर्टीज़, लेकिन हमें बात यहाँ स्पेसिफिकली किसकी करनी है? सॉलिड स्टेट की करनी है। सॉलिड स्टेट को बहुत डीपली पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट की जनरल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है सॉलिड स्टेट की जनरल प्रॉपर्टी जो कि होती है सॉलिड इज रिजिड इन नेचर। सॉलिड क्या होता है हमारा? रिजिड होता है नेचर में, बिल्कुल ठोस होता है सॉलिड हमारा। कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, हम जनरली बात करेंगे, एक्सेप्शनल केस की बात नहीं करेंगे। सॉलिड क्या होता है हमारा? रिजिड होता है। सेकेंड प्रॉपर्टी होती है सॉलिड हैव डेफिनेट शेप साइज एंड वॉल्यूम। सॉलिड का शेप साइज और वॉल्यूम बिल्कुल डेफिनेट होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है? द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ सॉलिड हैव फिक्स पोजीशन। क्या होती है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की? क्या होती है? फिक्स पोजीशन होती है। अब इस बात को ध्यान से समझिए, मैंने आपसे क्या कहा? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब होता है बेसिक पार्टिकल्स। मतलब जैसे अगर कोई बिल्डिंग बन रही है, उसका बेसिक पार्टिकल क्या होगा? ब्रिक होगी उसका बेसिक पार्टिकल। मतलब ईंट से ही वो बिल्डिंग बनी है तो उसका बेसिक पार्टिकल क्या होगा? ब्रिक हो गई। ऐसी हमारी बॉडी किससे बनी है? हमारी बॉडी बनी है सेल से, तो बेसिक पार्टिकल क्या हो गया? सेल। ऐसे यहाँ पे सॉलिड का बेसिक पार्टिकल क्या बोलेंगे हम? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल बोल सकते हैं। तो सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी एक जगह पर फिक्स होते हैं, ना तो इधर जाएंगे ना उधर जाएंगे। जैसे कि हम इसको रिलेट कर सकते हैं गैस से। गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मोशन में होते हैं और एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं। लेकिन सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी पोजीशन बिल्कुल फिक्स होती है, वो मोशन नहीं करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जो सॉलिड के इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है? बहुत कम होता है, वेरी शॉर्ट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, इस तरीके से आपने पढ़ा भी होगा कि सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बिल्कुल इस तरीके से चिपके हुए होते हैं, अपनी फिक्स पोजीशन पे होते हैं। तो उनके बीच में क्या होगा? डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल होगा, बहुत शॉर्ट होगा। और ये आपस में चिपके हुए होते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा, तो ही तो आपस में चिपके हुए हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा नहीं होगा तो आपस में ये कैसे चिपकेंगे? तो यहाँ से दो प्रॉपर्टीज निकल कर आई। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड इज वेरी हाई। और सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है? द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इज वेरी लो। ये तो बात हुई हमारी जनरल प्रॉपर्टीज की सॉलिड की। अब आती है बात, सॉलिड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप से। द फर्स्ट वन इज क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकेंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड। ये वर्ड आपके लिए न्यू हो सकते हैं, लेकिन जब आप चैप्टर पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो ये वर्ड आपके बिल्कुल टिप्स पर हो जाएंगे। तो सॉलिड को हम दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द सेकेंड वन इज अमॉर्फस सॉलिड। अब देखिए, दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, किस तरीके से हम इनको डिफरेंशिएट कर पाएंगे? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है हमारा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल
आर अरेंज इन अ रेगुलर पैटर्न, इनका कोई ना कोई पैटर्न होता है, रेगुलर पैटर्न। और जो अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड रैंडमली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं? रैंडमली अरेंज्ड। इनका कोई पैटर्न नहीं होता, किसी भी पैटर्न में ये अरेंज नहीं होते। इनका एक पैटर्न होगा। पैटर्न मतलब कैसे? अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में अरेंज हैं तो फिर वो उस पैटर्न को रिपीट करते रहेंगे और स्ट्रेट लाइन में ये इस तरीके से रिपीटेडली पैटर्न से अपना पैटर्न बनाते चलेंगे। इस तरीके से बहुत इनका लॉन्ग रेंज ऑर्डर हो जाता है। इनका पैटर्न नहीं बन पाता तो इनका रेंज ऑर्डर क्या रहता है? शॉर्ट रहता है। तो दूसरा पॉइंट हमारा क्या निकल के आता है? दूसरा पॉइंट निकल के आता है कि हमारा इसका जो रेंज ऑर्डर होता है वो होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसका पॉइंट क्या निकल कर आता है? शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट ये है इसका मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होता है? बहुत शार्प होता है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, अमॉर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होगा आपका, एक इसका रेंज ऑर्डर होता है, शार्प नहीं होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट। इसका एक रेंज ऑर्डर होता है। शार्प और अनशार्प से मेरा क्या मतलब है? शार्प से मतलब है अगर मान लीजिए कोई हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसका मेल्टिंग पॉइंट है 172 डिग्री सेल्सियस, तो वो 172 डिग्री सेल्सियस आते साथ ही तुरंत ही मेल्ट हो जाएगा। लेकिन ये जो अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड हमारे एक रेंज ऑर्डर को फॉलो करते हैं। मतलब अगर कोई हम अमॉर्फस सॉलिड लें तो उसका रेंज ऑर्डर होगा हमारा, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 110 टू 122 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा रेंज ऑर्डर होगा। इसके बीच में वो कहीं भी कभी भी हमारा मेल्ट कर सकता है। मतलब एक परफेक्ट डिग्री पर मेल्ट नहीं करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट हमारा शार्प होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, और ये होते हैं हमारे आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये दोनों वर्ड्स हैं क्या? देखिए एनिसोट्रॉपिक एक प्रॉपर्टी होती है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है? जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी भी चीज़ की फिजिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफरेंट डायरेक्शन में अगर डिफरेंट आ रही हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या फिर रेजिस्टेंस हो गया। अगर मान लीजिए किसी हम सॉलिड का रेजिस्टेंस निकालें, इस डायरेक्शन में निकालें और इस डायरेक्शन में निकालें, अगर इस डायरेक्शन में कुछ रेजिस्टेंस आया और इस डायरेक्शन में कुछ रेजिस्टेंस आया, दोनों की वैल्यू डिफरेंट है, तो वो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? हमारा एनिसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को। लेकिन अगर रेजिस्टेंस किसी भी डायरेक्शन में सेम है हमारा, तो किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा? आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टी को। तो जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड होता है वो आइसोट्रॉपिक नेचर का होता है, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है हमारा वो एनिसोट्रॉपिक नेचर का होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम बोलते हैं ट्रू सॉलिड। क्या बोलते हैं हम? ट्रू सॉलिड। और जो हमारा अमॉर्फस सॉलिड है, अमॉर्फस सॉलिड को हम क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड। क्या बोलते हैं? स्यूडो सॉलिड। अब देखो स्यूडो का मतलब क्या होता है? स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब नकली। ये नकली सॉलिड होते हैं। नकली सॉलिड कैसे? जैसे ग्लास होता है। देखो सॉलिड की आपको मैंने बताया कि प्रॉपर्टी होती है कि वो फ्लो नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन ये इसमें एक इसका अमॉर्फस का एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? ग्लास। ग्लास हमारा फ्लो हो सकता है। कैसे फ्लो हो सकता है? लेकिन बहुत स्लोली फ्लो होता है। कैसे फ्लो हो सकता है? आपने देखा होगा जो बहुत ओल्ड बिल्डिंग है, उनके जो विंडो पेन होते हैं, उनके विंडो पेन नीचे से थिक होते हैं और ऊपर से थिन होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो सालों से क्या हो रहे हैं? थोड़ा थोड़ा करके फ्लो हो रहे हैं। इस वजह से वो नीचे उसकी जो वॉल है वो थिक हो गई है ग्लास की, और ऊपर से थिन हो गई है। तो वो किस एग्जाम्पल में आता है? स्यूडो सॉलिड के एग्जाम्पल में आता है कि पूरी तरीके से उसके रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, ये हर तरह से उसको फॉलो करता है। तो इसको क्या बोलेंगे? ट्रू सॉलिड। बिल्कुल ट्रू होते हैं सॉलिड ये, और ये होते हैं हमारे स्यूडो सॉलिड। अब इसके और एग्जाम्पल बता देते हैं आपको। ग्लास, रबर हो गया, या फिर प्लास्टिक, या यूं कहें कि कोई भी पॉलीमर, जैसे कि हमारा टेफ्लॉन या फिर पॉलीथीन, इस तरीके से कोई भी एग्जाम्पल हमारा अमॉर्फस सॉलिड में आ सकता है।
उसके बाद हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल हमारा क्या हो सकता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल हो सकता है हमारा मेटलिक सॉलिड, जैसे कि हमारा आयरन, नॉन मेटलिक सॉलिड NaCl, ठीक है, आयनिक सॉलिड NaCl, या फिर CsCl। बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड हो सकते हैं। इसके टाइप को अभी हम डिटेल में भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस। अब हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका फर्दर क्लासिफाई किया गया है। फर्दर कितनी तरीके से क्लासिफाई किया गया है? क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका क्लासिफाई किया गया है आपका 4 तरीके से। कौन कौन से तरीके से आपका क्लासिफाई हुआ है क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका क्लासिफाई हुआ है ये, फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर सॉलिड, सेकंड इज आयनिक सॉलिड, थर्ड इज मेटलिक सॉलिड, एंड द फोर्थ वन इज कोवलेंट सॉलिड। अब देखिए जो ये मेटलिक सॉलिड है, कोवलेंट सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, इनको हम डिटेल स्टडी करेंगे कि ये क्या होते हैं, किस तरीके से, किस बेसिस पे हमें इनको क्लासिफाई किया है। तो फर्स्ट आता है हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, नाम से ही पता चल रहा है मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर कहाँ से निकला है? मॉलिक्यूल से। तो जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मतलब बेसिक पार्टिकल, जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे मॉलिक्यूल्स होंगे, ऐसे सॉलिड को हम क्या बोलेंगे? हम मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब देखिए मॉलिक्यूलर सॉलिड हमारे 3 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। फर्स्ट वन इज पोलर, सेकंड वन इज नॉन पोलर, एंड द थर्ड वन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो अब इसको समझेंगे हम कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है और हाइड्रोजन बॉन्डेड क्या होता है। तो देखिए पोलर नॉन पोलर समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़े बेसिक में। कैसे? देखिए पोलर वर्ड किससे बना है? पोलर वर्ड बना है पोल से। किससे बना है? पोल से बना है। और देखिए मैग्नेट होती है, मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ऐसे ही हमारे पॉजिटिव निगेटिव अगर ले आए तो वो भी तो 2 पोल कहलाएंगे भाई, एक पॉजिटिव पोल और एक नेगेटिव पोल। तो जहां पर जिस मॉलिक्यूल में 2 पोल डेवलप हो रहे हैं, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल, उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम? पोलर मॉलिक्यूल। जिस मॉलिक्यूल में पोल डेवलप हो रहे हैं उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम? पोलर मॉलिक्यूल। और जिस मॉलिक्यूल में पोल डेवलप नहीं हो रहे हैं उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो देखिए पोलर मॉलिक्यूल, अब देखिए पोल कैसे डेवलप होंगे? पोल ऐसे डेवलप होंगे, मान लीजिए डेवलप होंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पर। जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर हमारे पोल डेवलप हो जाएंगे। जैसे H क्या है? हमारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और Cl पे क्या आ जाएगा? हमारा डेल्टा नेगेटिव। तो यहां पर क्या हो रहे हैं? हमारे पोल डेवलप हो रहे हैं। SO2 सल्फर और ऑक्सीजन में डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव नेगेटिव डेवलप होगा, पोल डेवलप होगा। ये भी किस कैटेगरी में आएगा? पोलर मॉलिक्यूल की कैटेगरी में। और जो इससे बना हुआ सॉलिड होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद आता है नॉन पोलर। नॉन पोलर मतलब पोल डेवलप नहीं हो रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोड नेगेटिविटी डिफरेंस वहां पर नहीं है। ऐसा कब हो सकता है? ऐसा हो सकता है या तो दोनों एटम जो कि मॉलिक्यूल को बना रहे हो वो सेम हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो वो निग्लेजेबल हो, बहुत कम हो। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है H2I2 या फिर CO2। ठीक है, अब देखो दोनों एटम क्या बना रहे हैं? हमारा बिल्कुल दोनों एटम सेम है, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, दोनों एटम सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं, तो कोई पोल डेवलप नहीं होगा, इसलिए हमारा नॉन पोलर की कैटेगरी में आता है। अब बात आती है हाइड्रोजन बॉन्डेड की। हाइड्रोजन बॉन्डेड मतलब जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब आपको ये समझना है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कहाँ है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है हमारा, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब हाइड्रोजन किसी से बॉन्ड बना रहा होगा, लेकिन बना किससे रहा होगा? जो जिसको हम बोलेंगे कि यहाँ पे
हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम से अगर हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो देखिए अगर हाइड्रोजन हमारा फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इनसे बॉन्ड बनाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, इसको याद करने की आपको ट्रिक बता देता हूं जिससे आप इजीली लर्न कर पाएं। अगर ये क्या हो गया हमारा FON, फोन, मोबाइल फोन होता है ना, तो उससे याद कर लेंगे। अगर हमारा हाइड्रोजन फोन से बॉन्ड बना रहा है तो वो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात आई समझ? तो जिस मॉलिक्यूल में हमारी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि इनके बीच में क्या क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो देखिए पोलर मॉलिक्यूल, यहाँ पर पोल डेवलप हो रहे थे, मतलब दो पोल डेवलप हो रहे थे, दो पोल को क्या बोलेंगे हम, डाईपोल। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डाईपोल, डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, डाईपोल, डाईपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में कोई पोल डेवलप नहीं हो रहे थे तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा, वीक होगा हमारा। और कौन सा वीक होता है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिस्पर्जन फोर्स, या फिर उसको हम बोलते हैं लंदन फोर्स भी बोल देते हैं, वो हमारा वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो नॉन पोलर में क्या होता है हमारा, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाइड्रोजन बॉन्डेड में कौन सी बॉन्डिंग होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसमें, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें। उसके बाद एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ बताई दी, हाइड्रोजन बॉन्डेड का एग्जाम्पल भी आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन बॉन्डेड जैसे कि H2O, और H2O किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, मतलब आइस। तो उसको क्या बोलेंगे हम, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या बोलेंगे उसको हम, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। उसके बाद आती है कंडक्टिविटी की बात। तो देखिए पोलर जो होता है हमारा, पोलर हमारा कंडक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता। पोलर, नॉन पोलर, हाइड्रोजन बॉन्डेड, इन तीनों में से कोई भी हमारा कंडक्टर नहीं होता। ये तीनों के तीनों ही क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर होते हैं। क्या होते हैं, हमारे इंसुलेटर होते हैं। अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। तो पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड तीनों का ही मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है। कैसा होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। अब हमारा मॉलिक्यूलर सॉलिड डिस्कस हो चुका है पूरी तरीके से। उसके बाद बात आती है आयनिक सॉलिड की। अब देखिए आयनिक सॉलिड, नाम से ही पता चल रहा है कि क्या है इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जैसे मॉलिक्यूलर सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या थे, मॉलिक्यूल्स, ऐसे ही आयनिक सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे हमारे, आयंस। आयंस मतलब पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, यानी कैटायन और अनायन। तो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या रहेंगे, कैटायन एंड अनायन। इसके अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा भाई, एग्जाम्पल बताइए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा NaCl CHCl। क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, NaCl या फिर CHCl। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। NaCl क्या है हमारा, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट। अच्छा, आयनिक बॉन्ड जब बनता है उसमें कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, उसमें होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आयनिक सॉलिड में भी हमारी कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर उसका सेकंड नाम उसको दूसरी तरीके से ही बुलाते हैं, उसको बोलते हैं कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी कंडक्टिविटी की। तो आयनिक सॉलिड हमारे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी हमारे आयनिक सॉलिड कंडक्ट नहीं करते। लेकिन अगर वो मोल्टिन स्टेट में हो, एक्वस सॉल्यूशन में हो, तो आयंस उसके फ्लो कर सकते हैं, मोबाइल कर सकते हैं, तो वो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट की अगर हमारे आयनिक सॉलिड की बात की जाए तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होता है। उसके बाद हमारा मेटलिक सॉलिड की बात आई। तो मेटलिक नाम से ही समझ जाओ, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ पे क्या होंगे, मेटल होंगे। मेटल मतलब पॉजिटिव आयंस। पॉजिटिव आयंस किससे सरमाउंडेड होंगे, इलेक्ट्रॉन से सरमाउंडेड होंगे, जिससे कि वो इसका चार्ज बैलेंस कर सकें। तो मेटल आयन यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होगा हमारा, जैसे हमारा एग्जाम्पल होगा इसका आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ये हमारा क्या होगा, प्योर मेटल। आयरन हमारा प्योर सॉलिड होता है, प्योर सॉलिड होता है नहीं होता है आयरन।
तो ये हो गया हमारा इसका एग्जाम्पल मेटलिक सॉलिड का। अब इसके देखें मेटलिक सॉलिड क्या हमारा कंडक्टर होगा, इंसुलेटर। अच्छा, इसमें आयनिक सॉलिड में मैंने आपको ये बता दिया था कि ये होता है हमारा इंसुलेटर, कंडक्टर नहीं होता, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में आयन फ्लो हो सकते हैं तो हमारा कंडक्टर का वर्क कर सकता है। लेकिन मेटलिक सॉलिड जो होता है मॉल्टेन स्टेट में भी और सॉलिड स्टेट में भी, दोनों ही स्टेट में मेटलिक सॉलिड क्या होगा हमारा, कंडक्टर का वर्क करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन सराउंडेड होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, इसकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है। तो मॉल्टेन और सॉलिड दोनों ही स्टेट में एक इसका वर्क करेगा, कंडक्टर का वर्क करेगा। उसके बाद आती है कोवलेंट सॉलिड की बात। देखिए कोवलेंट सॉलिड क्या होते हैं हमारे, कोवलेंट बॉन्ड। अब ये बताइए आप कोवलेंट बॉन्ड कौन बनाते हैं? कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं आपके नॉन मेटल। कौन बनाते हैं? नॉन मेटल बनाते हैं। जैसे कि नॉन मेटल हो गया हमारा कार्बन। तो जहां जिस सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड की बात होगी, जहां पर कोवलेंट बॉन्ड बनना होगा जिस सॉलिड में, वैसे सॉलिड क्या बोला कहलाएंगे हमारे, कोवलेंट सॉलिड। अब इनके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं हमारे SiO2, जिसको हम क्वार्ट्स भी बोलते हैं, क्वार्ट्स, SiO2 को ही हम क्वार्ट्स बोलते हैं। फिर है हमारा ग्रेफाइट, फिर है हमारा डायमंड। ग्रेफाइट और डायमंड को हमने बहुत ही अच्छी तरीके से 10th क्लास में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट में भी कार्बन होता है, दोनों ही क्या हैं, एलोट्रॉप हैं, किसके, कार्बन के। अब देखिए ग्रेफाइट और डायमंड में फ़र्क क्या है, फ़र्क बिल्कुल ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसमें डायमंड में क्या होता है, एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच हो जाता है, मतलब 4 ही कार्बन की वैलेंसी होती है और चारों वैलेंसी पर ही वो अपने कार्बन अटैच कर लेता है। इसकी वजह से ये बहुत हार्ड होता है, कोई वैलेंसी फ्री नहीं होती इसमें, तो ये नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच होता है, एक वैलेंसी उसकी फ्री रहती है, और एक वैलेंसी फ्री रहने की वजह से ये सॉफ्ट भी होता है। और एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, जब एक वैलेंसी फ्री होगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन उसमें फ्री रहता है, तो इसकी वजह से इसमें ये कंडक्ट भी कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। तो कोवलेंट सॉलिड जनरली हमारे ये एग्जाम्पल हो गए इसके, और इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मैंने आपको बता ही दी। ग्रेफाइट आपका एक्सेप्शनल केस है जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देता है, कंडक्ट कर सकता है, कंडक्टर है, लेकिन बाकी सब क्या होते हैं हमारे, इंसुलेटर होते हैं। तो ये बात थी हमारी सॉलिड में क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का, आज हमने ये पूरा कर लिया है। अब बात आती है हमारी स्पेस, लैटिस एंड यूनिट सेल। किसकी बात आती है? स्पेस, लैटिस एंड यूनिट सेल। ये क्या होते हैं? देखो स्पेस लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस होता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D में अरेंजमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन 3D स्पेस, दैट इज नोन एज क्रिस्टल लैटिस। किसकी बात कर रहे हैं हम? क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D में अरेंजमेंट। अगर मैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की शेप को स्फीयर कंसिडर कर लूँ तो देखिए ये हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3D में मैंने अरेंजमेंट आपको यहाँ पर दिखा रखा है। किस तरीके से अरेंजमेंट है ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, 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 इस तरीके से ये अरेंजमेंट है। मैं आपको 3D में ला के दिखा देता हूँ, 1 मिनट। तो देखिए 3D स्पेस लैटिस समझने से पहले हम यूनिट सेल को समझेंगे। ये जो मैंने बोर्ड पे बना रखा है ये एक यूनिट सेल है, ये मैंने बोर्ड पे 2D में बना रखा है, ये आपको मेरे हाथ में जो दिख रहा है ये आपको 3D में है। देखिए किस तरीके से अरेंज है। ये मान लीजिए मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, येलो वाले 1 2 3 एंड 4, और ये हमारे ग्रे वाले भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं 1 2 3 4। इस तरीके से 3D में अरेंज है ये यूनिट सेल, ठीक है। अब देखिए ये जो कॉर्नर हैं इस यूनिट सेल को थोड़ा सा हम स्टडी कर लेंगे। कॉर्नर कितने हैं इस यूनिट सेल में, मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इस यूनिट सेल में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। देखिए यूनिट सेल की डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी 3D स्पेस लैटिस का सबसे छोटा 3D अरेंजमेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट सेल। अब देखिए मान लीजिए ये मेरा यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के ऊपर इसी तरीके से एक और यूनिट सेल होता है,
इस यूनिट सेल के ऊपर एक और यूनिट सेल यहाँ पे हो सकता है, इस यूनिट सेल के बिल्कुल बराबर में एक और यूनिट सेल हो सकता है, और जो बराबर वाला यूनिट सेल है उसके ऊपर भी एक और यूनिट सेल हो सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे 4 यूनिट सेल बन गए, इसके पीछे भी 4 यूनिट सेल बन सकते हैं, इसके ऊपर और ज़्यादा यूनिट सेल। इस तरीके से इन यूनिट सेल का 3D में अरेंजमेंट। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमारे 3D में ही तो अरेंज हो रहे हैं, तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का स्पेस में 3D में अरेंजमेंट क्या बोलेंगे उसको, स्पेस लैटिस। और इस स्पेस लैटिस का सबसे छोटा 3D अरेंजमेंट, इसको क्या बोलेंगे हम, यूनिट सेल बोलेंगे। तो देखिए ये मैंने बनाने की कोशिश की है, यहाँ पर रेड से मैंने एक यूनिट सेल आपका अलग कर दिया, डिफरेंट कर दिया। इस रेड वाले यूनिट सेल के पीछे 1 लिखा है, यहाँ पे 1 के पीछे सेकंड यूनिट सेल, इसके बराबर में 3rd यूनिट सेल, इसके पीछे 4th यूनिट सेल, 1 के नीचे ये 5th यूनिट सेल आ गया, 5th यूनिट सेल के पीछे 6th यूनिट सेल, 6th यूनिट सेल के 5th के बराबर में ये 7th यूनिट सेल, और 7th यूनिट सेल के पीछे ये 8th यूनिट सेल। इस तरीके से 8 यूनिट सेल यहाँ पे डिज़ाइन किए गए हैं। ये है हमारा 3D स्पेस लैटिस, और ये है हमारा यूनिट सेल, जो कि आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। देखिए ये तो है समझने के लिए मॉडल, ठीक है, ये है समझने के लिए। लेकिन अगर आपको मैं रियल में मॉडल दिखाऊं कि सॉलिड, क्योंकि सॉलिड में देखिए इतना स्पेस नहीं होता, बिल्कुल पार्टिकल्स आपस में चिपके हुए होते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होता है, बहुत लेस होता है, बिल्कुल चिपके हुए होते हैं पार्टिकल्स। तो इस तरीके से इसमें तो देखिए दोनों पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस है, तो इतना स्पेस कभी भी नहीं होता है सॉलिड में। तो असली जो रियल अरेंजमेंट है, वो रियल अरेंजमेंट कैसा होता है, ऐसा होता है। समझ रहे हैं आप, ये है आपका यूनिट सेल, ये आपका रियल अरेंजमेंट है यूनिट सेल का। अच्छे से देख लीजिए इसको 3D में, ये आपका यूनिट सेल का रियल अरेंजमेंट है, ठीक है। अब देखिए यूनिट सेल मैंने आपको पढ़ा दिया है। यूनिट सेल में अगर हम थोड़ी सी और स्टडी करें, तो मैं आपको ये बता रहा था कि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एक यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए। 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं, कॉर्नर में प्रेजेंट है। ये सब कॉर्नर ही तो हैं, कॉर्नर में प्रेजेंट है। एजेस, एजेस क्या होती है, जो 2 एटम्स को जोड़ती है, वो होती है हमारी एज। जैसे कि हमारी एक एज ये हो गई, एक एज है हमारी ये हो गई, एक एज हमारी ये हो गई, एक एज हमारी ये हो गई, 4 एज तो ये हो गई हमारी, 4 एज इसी तरीके से पीछे हो जाएंगी। 8 एज हो गई, 9 10 11 12, तो टोटल एजेस कितनी हो गई इसमें, 12 एजेस हो गई, ठीक है। अब बात आती है फेसेस। फेसेस किसको बोलते हैं, फेसेस होते हैं इस तरीके से 4 एटम्स को कवर करके एक फेस बन गया, ये होते हैं हमारे फेसेस, ठीक है। जिसको जिस पोर्शन को हम ढक सकते हैं, कवर कर सकते हैं, दैट इज नोन टू बी फेसेस। अब देखिए एक फेस ये हो गया, दूसरा फेस ये हो गया, तीसरा फेस ये हो गया, 4th फेस ये हो गया, 5th फेस ये हो गया, और 6th फेस ये हो गया। तो एक यूनिट सेल में कितने फेसेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। तो अगर मैं इसकी कंबाइंड समरी कर दूं, तो इस यूनिट सेल में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, 8 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या फिर 8 एटम्स हैं। कितने एजेस हैं, 12 एजेस हैं। कितने फेसेस हैं, 6 फेसेस हैं। तो ये हमारा यूनिट सेल होता है। अब देखिए इसी बेसिस पे यूनिट सेल को हमारा 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारा होता है सिर्फ एक ही कैटेगरी में, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल हमारा 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड होता है, BCC, FCC, ECC। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और ECC मतलब एंड सेंटर्ड क्यूबिक। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम। सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक हमारा हो गया ये जो मैंने अरेंजमेंट आपको समझाया था, ये बिल्कुल सिंपल अरेंजमेंट था, कोई भी इसमें मॉडिफिकेशन नहीं था। इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट। अब बात आते हैं नॉन प्रिमिटिव की। नॉन प्रिमिटिव आ गया बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड हमारा सिंपल वाले में, बॉडी सिंपल वाले की बॉडी में और बॉडी के सेंटर्ड में एक एटम और डाल दो। यहाँ पर मैंने एक एटम और डाल दिया बिल्कुल बॉडी के बीचों बीच, इसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। इसको मैं आपको रियल में दिखा दूँ, रियल में किस तरीके से दिखता है। ये हमारा यूनिट सेल के बीच में इस तरीके से बीच में एक एटम और डल गया यहाँ पे, इसको क्या बोलेंगे हम, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। उसके बाद आती है बात फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस से आपको पता लग रहा है कि सिंपल वाले में फेस में कुछ करना है, लेकिन कैसे क्या करना है, ये देखिए फेस में आप, मैंने क्या बताया था, एक फेस ये 2 3 4 5 और 6,
तो 6 के 6 जो फेस हैं उसके फेस पर हम एक एटम यहाँ लगा दिया, तो ये एक हमारा अरेंजमेंट बन गया। दूसरी बार हमने एक फेस पे यहाँ लगा दिया, तीसरी बार हमने यहाँ लगा दिया, चौथी बार यहाँ, पांचवी बार यहाँ, छठी बार यहाँ। 6 के 6 फेस पर 6 एटम अगर हमने लगा दिए यहाँ पे, तो इस तरह के यूनिट सेल को क्या बोलेंगे हम? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। मतलब हर एक फेस के सेंटर्ड पे एक एटम और प्रेजेंट कर दिया हमने, तो उसको क्या बोलेंगे हम? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बात आती है हम हमारी ईसीसी मतलब एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है कि अपोजिट फेसिस पर एटम प्रेजेंट होंगे, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। मान लीजिए एक फेस, देखिए अपोजिट फेसिस क्या हो गए? ऊपर वाला और नीचे वाला अपोजिट फेस हो गए, इधर वाला और इधर वाला अपोजिट फेस हो गए, इधर वाला और इधर वाला अपोजिट फेस हो गए। तो अगर मैं एक एटम ऊपर वाले फेस के सेंटर पर रख दूं और दूसरा एटम नीचे वाले फेस के सेंटर पर रख दूं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा लेटे सब? एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एक सिंपल वाले यूनिट सेल में एक ऊपर वाले फेस पर, एक नीचे वाले फेस पर 2 एटम एक्स्ट्रा हो गए, ये हमारा एंड सेंटर। ऐसी अगर मैं एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, ये भी हमारा एंड सेंटर, एक एटम यहाँ, एक एटम यहाँ, ये भी हमारा एंड सेंटर, तो ये हमारा क्या हो गया? एंड सेंटर यूनिट सेल। और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं लेटिस में? यूनिट सेल में क्या बोलते हैं? लेटिस पॉइंट्स। क्या बोलते हैं इसको? लेटिस पॉइंट्स। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। डेट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। और हम कल की वीडियो में क्या पढ़ेंगे? कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ जो हमारा कंट्रीब्यूशन होता है यूनिट सेल में एटम्स का कंट्रीब्यूशन, सिंपल क्यूबिक में, बीसीसी में, एफसीसी में, ईसीसी में, इनमें एटम्स का कितना कितना कंट्रीब्यूशन होता है, क्या पैकिंग एफिशिएंसी होती है, 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसके बाद क्लोज पैकिंग, ये सब हम कल पढ़ेंगे। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी लर्निंग।